आज हम लोग मोस्ट फेमस क्लास 10th का ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पहले ब्रेन क्रेस्ट एकेडमी था तो ब्रेन क्रेस्टेड कर दिया, क्योंकि यूट्यूब पे ब्रेन क्रेस्ट किसी और का था, अगर कॉपीराइट मारता तो नहीं बच पाते, इसलिए मैंने ब्रेन क्रेस्टेड रखा। आज मैं ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेटमेंट at constant temperature potential difference is directly proportional to the current ठीक है ऑफ कंडक्टर। ये भी बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही इस चांद में भी दिया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो हम यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लिखते हैं। अब R क्या है? यह R जो है R इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मतलब प्रॉपर्टी होता है या किसका? ऑफ करेंट कैरिंग कंडक्टर। दैट opposes फ्लो ऑफ करंट। मतलब यह प्रॉपर्टी होता है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर का, जो क्या करता है? अपोज करता है करंट फ्लो करने का। अगर तुम ये बात जान लो, अगर जिस मटेरियल का जो है रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। मेरा ये मार्कर है, इसमें तुम करंट फ्लो नहीं करवा सकता क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है। अब क्यों रेजिस्टेंस हाई है? इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? इसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग किया हुआ इसका न्यूक्लियस, ये बहुत टाइटली हेल्ड है, इसको फ्री नहीं छोड़ रहा है। अगर इसका न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है तो इससे भी करंट फ्लो करता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो अब देखो इसी से हम, अब जैसा कि तुम लोग जानता है V इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I इक्वल टू क्या है? यह करंट है। उसके बाद R मैंने बताया रेसिस्टेंस है। अब यहाँ तो सारा समझ गया। अब R का SI यूनिट क्या होता है? R का SI यूनिट क्या होता है? SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। SI यूनिट इक्वल टू ओम। इसको क्या पढ़ते हैं? ओम। इस तरह से बनाना है ओम। SI यूनिट ओम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 ओम को डिफाइन कैसे किया जाता है। 1 ओम किसको बोलते हैं? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। अब इसमें से बहुत सारा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो 1 ओम, तो अभी मैंने बताया R इक्वल टू V बाय आई। अब डिफाइन करना है कि 1 ओम क्या है।
डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या, तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, मतलब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। 1 एम्पियर करंट फ्लो इन करंट कैरिंग कंडक्टर having 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। उसको कितना चाहिए, उसके पास कितना रहना चाहिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, इज कॉल्ड, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 ओम। लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है हर एक में, सबका अपना अपना, मेरा अपना, किसी और कॉपी तो करता नहीं हूँ। अब है कि देखो R इक्वल टू V बाय आई है, एक केस दिया हुआ है एस चांद में, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब तो बताया, लेकिन और है। अब क्या है, अगर कहता है कि रेसिस्टेंस अगर आधा हो जाएगा, रेसिस्टेंस अगर डबल हो जाएगा तो करंट कितना होगा, जानता है। अगर R हाफ हो जाएगा रेसिस्टेंस तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट का फ्लोइंग रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कैसे, देखो आई आर इक्वल टू भी होता है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, भी बाय आर। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस आधा होगा तो करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस आधा होगा तो करंट डबल हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस क्या होगा, दोगुना होगा तो करंट क्या होगा, 1 बाय, करंट क्या हो जाएगा, अगर देखो फिर से रेसिस्टेंस R इक्वल टू 2R1 है, तब करंट क्या हो जाएगा, देख लो, तो I इक्वल टू V बाय 2R1, इसका मतलब करंट गेट हाफ, मतलब करंट गेट्स हाफ। अगर रेसिस्टेंस दोगुना हो गया तो करंट आधा हो जाएगा, अगर रेसिस्टेंस हाफ हो गया तो करंट डबल हो जाएगा। यही फंडा है, और तो है नहीं कुछ। आगे देखो क्या है, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक, रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ये सब सारा मैंने बताया। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट 1 ओम को भी मैंने डिफाइन किया हूँ। अब है एसआई यूनिट की बात, एसआई यूनिट भी मैंने डिफाइन किया, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट व 1 एम्पियर होता है, ये भी मैंने अभी बताया जस्ट नाउ। अब कुछ फैक्टर्स है जो उसको मैं बताने वाला हूँ। अब क्या है, ग्राफ है, वी आई ग्राफ है, तुम लोगों में केवल वी आई है, ये ओनली क्लास 10 के लिए स्पेशल है। वी आई ग्राफ क्या होता है, वी आई ग्राफ, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मीन्स करंट। अब ये करंट है, एक्स एक्सिस, इसको Y मान लेते हैं, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, PD मान लेते हैं, इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब यहाँ पे 10 एम्पियर है, एक एम्पियर में 10 वोल्ट का करंट है, 2 एम्पियर में 20 वोल्ट है। इस तरह से ये, इस तरह से ग्राफ बना, मतलब यहाँ पे ये देखो V बाय आई, V बाय आई इक्वल टू क्या होता है, R, V बाय आई इक्वल टू R होता है। तो R इक्वल टू कितना निकला, देखो इस पॉइंट पे 10, R इक्वल टू
ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। आर इक्वल टू क्या होगा, 10/1 इक्वल टू 10 ओम एट ए पॉइंट पे ये निकला। एट बी पॉइंट पे क्या होगा देखो, तो R इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 ओम। फिर R इक्वल टू एट किस पे, एट सी पे, एट सी पॉइंट R इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10 ओम। हर एक जगह एक ही जैसा हो, तो ये क्या कर रहा है, करंट को मतलब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों है, आखिर कुछ न कुछ तो रीजन होगा। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा, तब इलेक्ट्रॉन जो है वह रैंडम मोशन में फॉलो करने लगेगा, मतलब कहीं से कहीं, एक पर्टिकुलर नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन तब नहीं रहेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द बुक में बताया है कि जो रूम टेम्परेचर है वह 22 डिग्री है, और कई रेफरेंस बुक में बताया है कि वह 27 डिग्री सेल्सियस है। फिर भी मैं एनसीईआरटी को मानता हूँ, तो 22 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये रहा ओम्स लॉ का VI ग्राफ भी। अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आया तो तुम अपने फ्रेंड के साथ में इसको ज़रूर शेयर करना। और मेरा बैच अभी 9, 10, 11, 12 का रन कर रहा है, वह त्रिवेणीगंज ब्रांच में। अब नेक्स्ट ब्रांच जो है वह भी खुलने वाला है, जो यहीं पर निर्मली में है, तो इसका जल्द ही होगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण मैं कुछ और सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए नवोदय एंट्रेंस हर एक साल कंडक्ट होता है फरवरी में और अप्रैल में, उसका बैच अभी स्टार्ट हो गया है। अभी मेरे पास में 25 से अधिक स्टूडेंट इनरोल है नवोदय के लिए। तो तुम भी अपने छोटे भाई बहनों से बता सकता है कि नवोदय में इनरोल करने के लिए यह एक बेस्ट स्कूल है। मतलब उसके लिए है जिसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। अगर वह नहीं पढ़ सकता अच्छा स्कूल में, तो वह नवोदय का तैयारी करके वह अपना अच्छा स्कूल में एडमिशन कर सकता है। यह एक साधारण नहीं है, अगर नवोदय क्रैक करना साधारण नहीं है। अगर तुम अच्छा से चाहेगा, जिसके पास में टैलेंट है वही करेगा। मैं इस टैलेंट को निखारूंगा, मैं इस टैलेंट को उसको दूंगा। अगर तुम 100% मेहनत करता तो मैं भी तुम्हारे पास में 100% मेहनत करूंगा और तुमको ज़रूर उस सक्सेस के राह पे लाऊंगा। तो एक बार तुम ज़रूर तैयारी करो इसका। एक अच्छा टीचर तुमको मिला है नवोदय के लिए तैयारी के लिए, तो इसको मत गमाओ। जैसा कि बहुत जो जिसके पास में क्वालिटी नहीं है, नॉन क्वालिटी जो है, जो भी है इसमें जो फील्ड में काम करता है एज अ बिजनेस पर्पस के लिए, वह बोलता है कि अगर उससे कुछ होता नहीं है तो वह बोलता है कि इसमें तो रुपया लगता है, 1 लाख रुपया देगा तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि वह तैयारी कर, बहुत सारे टीचर अच्छे भी हैं जो तैयारी करवाते निकलता है, लेकिन कुछ लोकल, जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने बताता है, अपने स्टूडेंट को बताता है, पेरेंट्स को बताता है कि नहीं इसके लिए इतना रुपया लगता है। बट उसका जो मैंने कॉपी देखा तो उन्होंने केवल क्या बताया था, एज अ फ्रैक्शन बताया, मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन, ये सबसे तो नहीं होता ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए। इसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक है, मतलब किरण पब्लिकेशन का ले लो, या क्या कहते हैं, पियर्सन का ले लो, ये सबसे अच्छा है। ये सब रिकमेंडेड बुक है। अगर इससे बनाया जाए और इससे तैयारी करवाया जाए तो क्यों नहीं अच्छा होगा, सक्सेस होगा, ज़रूर सक्सेस होगा। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि 100 सेट, जब प्रत्येक स्टूडेंट को 100 सेट बनवा दिया जाए और उसमें चारों ऑप्शन पे काम किया जाए तो क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। इसलिए मैं मैं अपने छोटे भाई बहनों से बोलना चाहता हूँ कि जो तैयारी करना चाहता है क्लास 9 के लिए, क्लास 6 के लिए, अभी इनरोल करो। और मैं 11th के और 12th के लिए मैथ्स का शानदार है कोर्स लाया हूँ, जो क्या कहते हैं, CBSE से पास आउट स्टूडेंट है,
और उसके बाद बिहार बोर्ड से जो आए हैं या अदर बोर्ड से, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मीडियम कोई इशू नहीं करता है, मेरा मीडियम तो इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन तुमको ये बुझाएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा कि इंग्लिश मीडियम है क्या हिंदी मीडियम है। तुमको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। तुमको जीरो से हीरो बनाने का मेरा संकल्प है। तुम आओ मेरे एकेडमी में। लेकिन एक बात है कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पे थोड़ा ये फिर भी मुझे ये आभास हो रहा है कि वह रूरल साइड है, वहाँ पे स्टूडेंट नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं केवल मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो और सब अगर उसको नहीं रिक्वायरमेंट पूरा होता होगा तो इसलिए भी नहीं रहता होगा। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो और सब सब्जेक्ट को मैं ठीक कर सकता हूँ, और उसको भी मैं बेस्ट बेस्ट कंटेंट दे सकता हूँ। तो एक बार तो ज़रूर आओ, एक बार तो मौका दो, सबको तो मौका देता है, एक बार दो। अभी भी मेरे पास में है स्टूडेंट्स। तो हाँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, हाँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।